ना जल्दी चलो, धूप बहुत हो रही है। तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड इतनी गर्मी में नंगे पैर क्यों खड़ा है? और इसकी ड्यूटी तो अंदर होती है ना, यहाँ पे ऐसे खड़ा है, इसके पैर जल रहे होंगे। हाँ चेतना, ये गार्ड तो रूम से ही ऑपरेट करता है, मैंने आज तक कभी इसको बाहर खड़े होने नहीं देखा। ये इस तरह से बाहर धूप में नंगे पैर क्यों खड़ा है? इसके पैर जल जाएंगे, कर क्या रही है? अरे तो इसी से पूछ लो ना, अंदर क्यों नहीं खड़ा, बाहर क्यों खड़ा है? अरे लू भी चल रही है, इसकी तो तबीयत खराब हो जाएगी ऐसे। एक मिनट राजा सर, ये क्या हो रहा है? जब तुम्हारी ड्यूटी अंदर रूम में है तो तुम यहाँ धूप में बाहर क्यों खड़े हो? और ये नंगे पैर क्यों खड़े हो? तुम जूते कहाँ हैं तुम्हारे? सर आप ये सब छोड़िए ना, आप क्यों जान रहे हैं? मेरी ड्यूटी है अंदर, मैं किसी वजह से कर रहा हूँ यहाँ पर। आप जाइए ना ऑफिस। राजा, बॉस हूं मैं तुम्हारा, और अगर मेरा एम्प्लॉय तकलीफ में काम कर रहा है तो मेरा जानना फर्ज है कि ऐसा क्यों। और जब जरूरत ही नहीं है तुम्हारे इस तरह से काम करने की धूप में, तो क्यों खड़े हो तुम, और वो भी नंगे पैर? चलो अपने जूते पहनो। सर मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है, आप माफ करना, ऊंची आवाज से बात कर रहा हूँ। आप जाइए ना, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और मैडम आई है आज, अब इनको भी लेके जाइए। ये मैडम थोड़े तबीयत खराब हो जाती है ना इनकी गर्मी में, तो आप जाइए, लेके जाइए। अरे तबीयत सिर्फ मेरे अकेले की खराब होगी क्या? तुम पता नहीं कब से खड़े हो, इतनी धूप है, लू चल रही है, तुम्हारी तबीयत पहले खराब होगी। और तुम्हारे सर कुछ पूछ रहे तो उस बात का जवाब दो ना। हाँ राजा, मुझे रीजन बताओ कि क्या जरूरत है तुम्हें इस तरह से भरी गर्मी में नंगे पैर खड़े होने की? तुम्हें एक बार भी फिक्र नहीं हो रही अपनी और अपने परिवार की? तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो तुम ड्यूटी कैसे करोगे? तुम्हारा परिवार कैसे चलेगा? क्या कर रहे हो तुम? क्यों अपनी तबीयत से खेल रहे हो? सर अगर यहाँ पे मैं नहीं खड़ा हूँ ऐसे, तो मेरी सैलरी मुझे नहीं मिलेगी, और मुझे मेरी सैलरी की बहुत जरूरत है सर। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सर, आप जाइए। सैलरी नहीं मिलेगी तुम्हें? क्या बोल रहा है चेतना? तुम्हारा बॉस तुम्हारे सामने खड़ा है, मैं सबकी सैलरी रिलीज करता हूँ, और तुम्हें ऐसे कैसे सैलरी नहीं मिलेगी? और कौन कह रहा है तुम्हें कि तुम्हें तुम्हारी सैलरी पाने के लिए इस तरह धूप में नंगे पैर खड़े होना पड़ेगा? क्या बकवास करे जा रहे हो तुम? राजा अंदर जाकर जूते पहनो। सर मुझे मेरी सैलरी की बहुत जरूरत है सर, अगर सर मुझे टाइम पे पैसे नहीं मिले तो सर बहुत दिक्कत हो जाएगी सर। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर, मुझे यहाँ खड़ा होना बहुत जरूरी है। अगर अंदर खड़ा हुआ ना तो सैलरी नहीं मिलेगी सर। नहीं, ये गार्ड क्या बातें करे जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजा, तुम्हारा बॉस तुम्हें ऑर्डर दे रहा है कि अभी के अभी रूम में जाओ और जूते पहनकर ड्यूटी करो, समझ में आ रही है तुम्हें? नहीं सर, मैं नहीं पहनूंगा, मेरे को नहीं पहनना। भोर तुम इससे धूप में खड़े होकर बात क्यों कर रहे हो? इसको छाया में लेके जाओ, फिर पूरी बात पता करो। तबीयत खराब हो जाएगी इसकी भी और हमारी भी। ऐसा ही करना पड़ेगा चेतना, क्योंकि ये सीधे सीधे बात बताएगा नहीं, और यहाँ खड़ा खड़ा खुद भी बीमार होगा और हमें भी बीमार करेगा। तुम ऑफिस के बाहर चलो। चलो सर मेरी बात सुनिए। चलो, मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो सर। चलो इधर आओ तुम। अब इस छाया में खड़े होकर हमसे बात करो और मुझे बताओ कि तुम वहाँ गेट पर क्या कह रहे थे? तुम्हें धूप में रहना क्यों जरूरी है, और क्यों तुम्हें नंगे पैर ड्यूटी करनी है, और कौन तुम्हारी सैलरी रोकेगा ऐसे? सर आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? अगर वहाँ पे खड़े होकर अपनी ड्यूटी मैंने नहीं करी तो सर मेरी सैलरी कट जाएगी। मुझे मेरे पैसों की जरूरत है सर। आपको नहीं पता मेरे घर में बहुत मुसीबत आ गई है सर। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, मुझे वहाँ पर खड़ा होने दीजिए सर, मेरी सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। राजा, मेरी कंपनी को क्या बदनाम करना चाहते हो तुम? बाहर जब तुम्हें लोग ड्यूटी करते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे मेरी कंपनी के बारे में, कि इस कंपनी के गार्ड को जबरदस्ती धूप में खड़ा किया जाता है, इसका मालिक बेरहम है, और जबकि मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। राजा, बेसिक सी चीज है कि हर एम्प्लॉय अपने सहूलियत के हिसाब से काम करता है। तुम्हें वो गार्ड रूम इसलिए दे रखा है हमने ताकि बारिश, सर्दी, गर्मी, धूप कुछ भी हो तो तुम वहां पर ड्यूटी करो अपनी, बिना किसी तकलीफ के। और जब तुम्हारे पास वहाँ कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है, अच्छा खासा रूम है, तो फिर क्या जरूरत है धूप में खड़े होने की, और वो भी नंगे पैर? और वो ये सैलरी वाला क्या मैटर चल रहा है मुझे बताओ? मैंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हारी सैलरी रोक दूंगा, तो कौन तुम्हारी सैलरी रोकने की बात कर रहा है? सर हमारी मैनेजर मैडम ने मना करा है सर, ज्योति मैडम ने। मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर धूप में खड़े होकर बिना जूतों के अगर मैंने ड्यूटी नहीं करी तो सर वो मेरी सैलरी नहीं देंगी। आपको नहीं पता सर, मुझे मेरी तनख्वाह की बहुत जरूरत है। अगर वो पैसे मैंने अपने बच्चे के इलाज में नहीं लगाए ना सर, उसको कुछ हो जाएगा सर, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है। आप प्लीज मुझे ड्यूटी करने दीजिए सर। तुमने अपने मैनेजर्स को इतने राइट्स दे रखे हैं क्या कि किसी को भी धमका दे, धमकी दे दे कि जॉब से निकाल देंगे, सैलरी नहीं देंगे? क्या कर रही है तुम्हारी मैनेजर ये? बिल्कुल भी नहीं चेतना। तुम्हें लगता है कि मैं अपने मैनेजर को ऐसे राइट दूंगा कि वो इस तरह से किसी को हैरेस करे? मुझे तो खुद ही पहली बार पता लग रहा है कि ज्योति ऐसे डिसीजन भी लेती है। और ऐसा ज्योति ने क्यों करा है? मतलब तुमने कोई गलती करी है? तुमने कुछ बोला है? क्या हुआ है? सर हमने कोई गलती नहीं करी है। हम बताते सर आपको क्या हुआ था। मेरे बच्चे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, वो चौथी क्लास में पढ़ता है, छोटा सा है। पता नहीं अचानक उसको बुखार जुकाम लग गया। मैं हॉस्पिटल लेके गया दिखाने के लिए, तो वहां पे कह रहे हैं कि इसको पीलिया हो गया है और इसको इलाज के लिए वहां पर एडमिट करना पड़ेगा। अब इतने पैसे कहाँ से लाऊं मैं सर? सरकारी अस्पताल में लेके जाऊंगा तो पता नहीं ढंग से इलाज होगा नहीं होगा, इसलिए मैं प्राइवेट ले गया छोटा मोटा। लेकिन वहां भी बहुत खर्चे बता रहे हैं, कह रहे कि दवाई में खर्चा होगा, कोई उसका वो
निकलता है सीट वीट, उसका टेस्ट वेस्ट, उसमें खर्चा होगा। अब बताइए सर, इतना खर्चा तो मैं 15,000 कमाने वाला इंसान कहाँ से पूरा करेगा। इसलिए मैं मैनेजर मैडम के पास गया। मैंने ये बोला कि आप मुझे सिर्फ 1 महीने की सैलरी एडवांस दे दीजिए और सैलरी जो आएगी उसमें मैं अपना काम चला लूंगा। अब सर उन्होंने मुझे उस समय थप्पड़ मार दिया और ये बोला कि तुम्हारी औकात कैसे हुई, तुम कौन होते हो सैलरी उठाने वाले, एडवांस उठाने वाले, तुम्हें जितनी सैलरी मिलती है उतने काम चलाओ ना। मैंने बोला कि मैडम बस मुझे जरूरत है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं चुका दूंगा आपके पैसे। तो उन्होंने मुझे बोला कि अब तो तुझे एडवांस भी नहीं मिलेगा, ऊपर से सैलरी भी नहीं मिलेगी। अगर तुझे तेरी सैलरी चाहिए तो इतनी भरी गर्मी में बाहर जाके खड़ा हो, वो भी बिना जूतों के। जब तू धूप में खड़ा होकर पागल हो जाएगा ना, तब तुझे समझ आएगा कि एक सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी नहीं उठानी चाहिए, अपनी एडवांस नहीं उठानी चाहिए। सर इस चीज की सजा मिल रही है मुझे सर। अब बताइए सर मैं क्या करूं? अगर मुझे मेरी तनख्वाह नहीं मिलेगी तो सर मैं अपने बच्चे का इलाज नहीं करा पाऊंगा। इसलिए कह रहा हूं सर, मुझे वहां पे खड़ा होने दीजिए सर। दिस इज सो ब्रूटल। कैसे है ये तुम्हारी मैनेजर? अरे वो मदद मांगने आ रहा था, उसके बच्चे की तबीयत खराब है, क्या क्या बोल दिया, हाथ तक उठा दिया और सैलरी देने से मना कर दिया, और तुम्हें पता तक नहीं लगने दे रही है। क्या हो रहा है तुम्हारे पीछे से तुम्हारी कंपनी में? चेतना, इसमें सबसे बड़ी गलती तो राजा की ही है। जब राजा मुझे अच्छे से जानता है, मैं राजा से बात भी करता हूँ, अपडेट्स भी लेता हूँ, और मेरी आदत है कि मैं अपने ऑफिस के हर छोटे बड़े एम्प्लॉय से हमेशा बात करके चलता हूँ कि सब कैसा चल रहा है। तो जब इसके ऊपर ये सब बीत रही थी तो उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या जरूरत थी ज्योति मैडम की बात मानने की और इतना बड़ा रिस्क लेने की? अगर तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाती तो तुम्हारे बच्चे का इलाज कौन करवाता, बताओ? सर गरीब इंसान जाए तो जाए कहाँ सर? मुझे पता है कि आप मदद नहीं करेंगे, लेकिन इस समय ऑफिस में नहीं थे आप, मेरे फोन नहीं लग रहा था अभी। मैं मैनेजर मैडम पे तभी गया, मेरे को पैसे चाहिए तो मैं क्या करता सर? और मुझे क्या पता था कि अगर एडवांस मांगते हैं तो यहाँ पर थप्पड़ पड़ जाते हैं, यहाँ पर गाली गलौज हो जाती है, उनको नौकरी से निकालने की धमकी मिलती है, धूप में खड़ा कर देते हैं सर। अब सर मेरी क्या गलती है बताइए खुद। अब ठीक है, जो हुआ उसे यही खत्म करो। ज्योति मैडम से मैं खुद निपट लूंगा। तुम्हें तुम्हारे बच्चे का इलाज कराना है ना? ये लो, ये 1 लाख है, ये पकड़ो और जाकर हॉस्पिटल में अपने बच्चों को एडमिट कराओ, और जो भी इलाज का और बाकी खर्चा होगा सब कुछ मैं देख लूंगा। जाओ। नहीं सर, सर अगर मैंने आपसे पैसे ले लिए ना तो मैडम मुझे नौकरी से निकाल देगी सर, मेरे को नहीं लेने पैसे। ये कंपनी किसकी है? मेरी है ज्योति मैडम की? आप है सर। तो बस फिर, जब मैं तुम्हें कुछ समझा रहा हूं तो मेरी बात समझ लो। पहले ही तुम बहुत रायता फैला चुके हो, अब जो कह रहा हूं वैसा करो। ये पैसे लो, जाकर अपने बच्चे का इलाज कराओ। तुम्हें छुट्टी चाहिए, छुट्टी मिलेगी, तुम्हारी सैलरी भी नहीं कटोगी, और आज के बाद अगर कोई तुम्हें हैरेस करने की कोशिश करे तो तुम ये बात सीधा अपने बॉस को बताओगे। कुछ सहने की जरूरत नहीं है, समझे? अब पकड़ो ये। धन्यवाद सर। ये क्या कर रहे हो तुम राजा? एम्प्लॉय हो मेरे, और मेरे सारे एम्प्लॉयज मेरी फैमिली हैं, और अगर उन पर मुसीबत आती है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके लिए खड़ा रहूं, जैसे तुम लोग मेरे लिए खड़े रहते हो। अब ये सब फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। फटाफट हॉस्पिटल में एडमिट कराओ अपने बच्चे को, और कोई भी परेशानी हो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? जी सर। सर मैं शाम में कॉल करूंगा, आपको बताऊंगा कि उसकी हालत कैसी है। हाँ चलो जाओ। अब वक्त आ गया चेतना हमारी मैनेजर को सबक सिखाने का, उसको उसके राइट्स याद दिलाने का। ज्योति जरा ऑफिस गेट पे आना। नहीं कुछ ऐसा खास नहीं है, बस कुछ काम था तुमसे, एक बार आओ। यस सर, आपने बुलाया? हाँ मिस ज्योति, आपके स्लीपर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सर, वो ऑफिस में 7 दिन काम करती हूँ ना, इसलिए कंफर्टेबल स्लीपर पहनती हूँ। बिल्कुल, एक बार जरा इनको उतारेंगी? स्लीपर्स उतारूं? कहा अपने स्लीपर्स उतारिए और नंगे पैर खड़े हो जाइए। ओके। गुड। कैसा लग रहा है? जमीन ठंडी लग रही होगी ना? हाँ सर, यहाँ तो धूप नहीं आती तो ठंडा ही रहता है यहाँ। तो थोड़ा सा आपके पैरों के लिए ना हम हीटअप करते हैं, है ना? वो धूप वाली जमीन है ना, वहां पर जाकर खड़े हो जाओ नंगे पैर। एक्सक्यूज मी सर, मैं धूप में जाके खड़ी हूँ। तो क्या हो गया ज्योति? मैं चाहता हूँ कि आप गर्म जमीन पर खड़े हो, वो भी बिना चप्पलों के। जाओ। मजाक कर रहे हैं ना सर, मैं धूप में क्यों खड़ी होंगी? मेरा काम तो ऑफिस के अंदर है। ज्योति मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ खड़ा हूँ, वो भी ऑफिस के बाहर। तो कोई सीरियस मैटर ही होगा, तो कुछ कह रहा हूँ तो मान लो, और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने बॉस की बात मान लो, क्योंकि आज 30th है और आज तुम्हारी सैलरी रिलीज होनी है, अगर तुम्हें याद हो तो अगर तुमने अपने बॉस की बात नहीं मानी तो तुम्हारी सैलरी रुक जाएगी। तो प्लीज मेरी बात मानो, फटाफट से जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, धूप में जाओ। ओके सर। फास्ट। बहुत गर्म है जमीन, मैं वहां आ जाऊं प्लीज? बिल्कुल नहीं ज्योति,
आज आपको पूरे दिन यानी कि जब तक आपकी ड्यूटी होती है आपको वहीं धूप में नंगे पैर खड़े रहना है, और अगर धूप पहले खत्म हो जाती है तो भी आपकी ये सजा खत्म हो जाएगी, फिर आप अंदर आ सकते हो। ठीक है, अब वहीं रहो। सर आप प्लीज ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ में? बहुत तेज धूप है और इस जमीन भी बहुत ज्यादा गर्म है। प्लीज आप मेरे साथ ऐसे मत कीजिए, मैं आपकी कंपनी की मैनेजर हूँ सर। ज्योति, आपने मैनेजर लेवल के कोई काम करे नहीं है इस ऑफिस में, इसलिए आपकी सजा है कि आप धूप में खड़े होगे। अगर आपने अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभाई होती तो शायद आपको ये नहीं झेलना पड़ता। कैसा लग रहा है धूप में आपको? बहुत जलन मच रही होगी ना पैरों में? हाँ सर, बहुत पैर जल रहे हैं। प्लीज सर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जो आप इतनी बुरी सजा दे रहे हैं। सर प्लीज मुझे वहाँ आने दीजिए, मेरे पैर बहुत जल रहे हैं सर। जब आपको पता है कि धूप में इतने पैर जलते हैं, इतनी तकलीफ होती है, तो फिर आपने हमारे ऑफिस के गार्ड को ऐसी सजा क्यों दी कि वो इस तरह से धूप में नंगे पैर ड्यूटी करेगा? बताओ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने किसी को कोई सजा नहीं दी है। मैंने तो बात भी नहीं की थी गार्ड से। ऐसा कुछ नहीं है सर, आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। ज्योति, अगर मुझसे झूठ बोलने की कोशिश करोगे तो आप जब भी इस ऑफिस में आओगे इस तरह धूप में ही खड़े रहोगे। तो बेटर है कि अपनी गलती एक्सेप्ट करो और माफी मांगो अपनी गलती की। ठीक है सर, मैं मान जाती हूँ, मैंने करा था उसको खड़ा, बट आज की बात ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं है, प्रॉमिस। मैं कुछ नहीं करूंगी, लेकिन आप प्लीज अभी के लिए मुझे वहाँ बुला लीजिए। मेरे पैर बहुत जल रहे हैं सर, मुझसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा। एक और बात मेरी कान खोल के सुन लो ज्योति, आप इस ऑफिस की मैनेजर हो, लोगों से सुपीरियर हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को नीचा दिखाओगी। और अगर गार्ड या कोई भी एम्प्लॉय आपसे तकलीफ में पैसे मांगता है तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप उनके पैसे रोको। इस ऑफिस में जिस किसी को भी किसी तरह की हेल्प चाहिए, ये कंपनी उस एम्प्लॉय के लिए खड़ी है, और ये इस कंपनी का बेसिक रूल है कि यहाँ पर काम से भी पहले एम्प्लॉय बिहेवियर देखा जाता है। अगर एम्प्लॉय का बिहेवियर अच्छा नहीं है तो वो इस कंपनी में काम करने लायक नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी में आपके जैसा टॉक्सिक मैनेजर काम करे जो इस तरह की हरकतें करे। तो ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है ज्योति, अभी तो सिर्फ ये डेमो था। अगर आइंदा से आपने किसी भी एम्प्लॉय के साथ मिसबिहेव किया ना मिस ज्योति, तो वो आपका ऑफिस में आखिरी दिन होगा। और ये सजा एक डेमो है, सजा इससे भी बुरी हो सकती है, आपका सीवी भी खराब हो सकता है, समझिए आप? हाँ सर, मैं सारी बात मान लूंगी और आज के बाद कोई भी ऐसी हरकत नहीं होगी। अभी के लिए प्लीज मुझे बुला लीजिए, मेरे पैर अब सहन नहीं कर पा रहे हैं धूप, ये जमीन बहुत ज्यादा गर्म है सर। अब रियली सॉरी जो भी मैंने किया, बट आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी सर। प्लीज बुला लीजिए मुझे वहाँ, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, मेरे पैर बहुत जल रहे हैं सर। ज्योति, जिस तरह से आप मुझसे माफी मांग रही हैं, ऐसे ही आप गार्ड के ज्वाइन करने के बाद उससे भी माफी मांगी कि आपने जो भी बदतमीजी उसके साथ करी थी। गॉट इट? जी सर, मैं समझ गई, मैं आज की बात ऐसे नहीं करूंगी। प्लीज मैं अभी आ जाऊँ वहाँ पर? आ जाओ, पहन लो अपने स्लीपर्स, पैर जल रहे होंगे। हाँ जी, उम्मीद करता हूं कि ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा, और आज के बाद आप ऐसी गलती कभी नहीं दोहराएंगी, क्योंकि सजा देना बहुत आसान है लेकिन सजा भुगतना बहुत मुश्किल है। अंडरस्टैंड? यस सर, मैं समझ गई। आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं होगी और ना ही मैं आप दोनों को डिसअपॉइंट करूंगी। मैंने बहुत गलत किया, आई एम रियली सॉरी, और आगे से ऐसा नहीं होगा। गुड। और एक बात और याद रखिएगा, आप मैनेजर हैं इस ऑफिस की, स्कूल टीचर नहीं जो लोगों को सजा देंगी। आप सजा किसको क्या देनी है वो इस कंपनी का ओनर डिसाइड करेगा। आपका काम है इस कंपनी के एम्प्लॉयज को मैनेज करना। गॉट इट? ओके सर। ठीक है चेतना, इनको उनका लेसन मिल गया तो चलते हैं। बाकी अगर कभी ऐसी मिस्टेक रिपीट करती हैं तो फिर इनको बता देंगे कि क्या हो सकता है इनके साथ। आज के लिए इनके लिए इतना लेसन बहुत है, चलते हैं। सन्नी, ये दोनों लड़कियां शादी के लिए, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें इन दोनों में से किससे शादी करनी है। ये अर्जिता है, ये बिल्कुल तेरी तरह है। ये देर रात तक पार्टियां करना, क्लबिंग करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना और लेट नाइट पार्टीज करना इसको बहुत पसंद है। ये शहर में ही पली बड़ी है। हेलो हेलो। इसका नाम हिमांशी है। बेटा ये गांव में पली बड़ी है, इसको अपने परिवार के साथ रहना, बड़े बूढ़ों की सेवा करना, छोटों से प्यार करना, ये सब इसको अच्छा लगता है। खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। ये थोड़ी पारिवारिक लड़की है। नमस्ते। नमस्ते। अब सनी तू डिसाइड कर ले, तुझे इन दोनों में से किससे शादी करनी है, क्योंकि तेरे पापा ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है कि बेटे की शादी करवाओ, बेटे की शादी करवाओ। तू देख ले। ठीक है माँ, अब आप चाहती हैं कि मैं इन दोनों में से किसी से शादी करूं तो शाम तक सोच के बताता हूं मैं आपको, लेकिन उससे पहले मैं इन दोनों से बात करना चाहता हूं अकेले में। हाँ ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, तू आराम से बैठकर बात कर, समझ ले इनको और मुझे शाम तक बता देना। अब बात करो तुम लोग, मैं चलती हूँ फिर। ठीक है। तो आप दोनों हैं जो मुझसे शादी करना चाहती हैं,
वैसे आप दोनों को तो पता ही है कितनी प्रॉपर्टी है मेरे पापा के पास, कितना पैसा है। इतना पैसा कि शायद मेरी 7 पुश्ते बैठकर खा सकती है। लेकिन आप दोनों में से मैं किससे शादी करूंगा ये तो मैं बाद में डिसाइड करूंगा। लेकिन जिससे भी करूंगा उससे शादी करने के लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? वो शर्त मैं आपको अकेले में बताऊंगा, एक एक करके। आप दोनों तैयार हैं? ओके। आइए मेरे साथ। तो अर्जिता, चाय यहीं पियेंगी या फिर कहीं बाहर टपरी पर? आर यू मैड? तुमने मेरा स्टैंडर्ड देखा है? मैं बाहर जाके चाय पीऊंगी। अरे कितनी जल्दी टैन हो जाती हूँ मैं। डू यू इवन नो दैट? और वैसे भी आई डोंट लाइक टी। आई कैन गो फॉर कॉफी। मुझे लाटे पसंद है। लाटे? नाइस। चलिए, ऑर्डर तो होता रहेगा लेकिन उससे पहले जो बात करना है वो बात कर ले। बोलो जल्दी, क्या बात है? देखो सच कहूं तो ये शादी वगैरह करने में मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्या क्या बकवास कर रहे हो? तो फिर यहाँ पे टाइम पास करने के लिए क्यों बुलाया मुझे? टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर लेकर आया हूँ। अगर तुम एक्सेप्ट करोगी तो तुम्हारा ही फायदा होगा इसमें। मुझे ये बताओ कि अभी तुम्हारी सैलरी कितनी है? 70,000। 70,000 पर मंथ। ग्रेट। देखो अर्जिता, क्या है ना, मेरे माँ बाप के पास ना बहुत पैसा है यार। इतना पैसा है कि मैं चाहकर भी उन्हें छोड़ नहीं सकता। लेकिन कहते हैं ना, जब माँ बाप सक्सेसफुल हो जाते हैं ना तो बच्चों को थोड़ा सा दबना पड़ता है। उसी वजह से मैं थोड़ा सा दब रहा हूं। और मेरे पापा ने शर्त रखी है कि अगर तू शादी कर लेगा तो अपनी आधी प्रॉपर्टी मैं तेरे नाम कर दूंगा। और आधी प्रॉपर्टी कम से कम इतनी कि मेरी 3 पुश्ते बैठकर खा सकती है। इसलिए मैं शादी तो करना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ माँ बाप की नजर में। क्योंकि यार देखो, मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद मेरी जिंदगी खराब हो। मैं पार्टीज करता हूँ, बाहर घूमता हूँ, लड़कियों से मिलता हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। और शादी करके मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। तो अगर तुम चाहो तो हम दोनों शादी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मेरे माँ बाप के सामने। इसके बाद ना तुमसे मेरा कोई रिश्ता रहेगा और ना ही तुम्हारा मुझसे। तुम अपनी जिंदगी जीना, मैं अपनी जीऊंगा, और फिर कुछ टाइम बाद में तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। प्रॉपर्टी नाम होती, क्या बोलती है? वो सब तो ठीक है, पर इसमें मेरा क्या फायदा होगा? मुद्दे की बात पे आता है। 70,000 पर मंथ कमाती है अर्जिता जादू। मैं तुम्हें 1 लाख रुपए पर डे के दूंगा। जब तक प्रॉपर्टी नाम नहीं हो जाती तब तक 1 लाख पर डे के। अगर 60 दिन तुम मेरे घर रही तो 60 लाख रुपए प्लस तुम्हारा बोनस अलग। 10 लाख रुपए जिस दिन शादी होंगे उसके अलग। अपने फेक माँ बाप लाना, रिश्तेदार लाना, सबको लाना, खर्चा सारा हम उठाएंगे। लेकिन पापा की प्रॉपर्टी का नाम करने के लिए मुझे ये सब ड्रामे करने पड़ेंगे। इट्स ऑल अप टू यू। तुम दिमाग से सोचती हो या फिर दिल से? ओके, आई लाइक द आइडिया। ठीक है, आई डोंट माइंड। पर मेरी बात सुनो, वो जो लड़की आई है उसको क्या बोलोगे तुम? यार देखो, मेरी माँ उसको लेकर आई है तो फॉर्मेलिटी के लिए बात तो करनी पड़ेगी उसे। समझा दूंगा उसको कि मुझे नॉर्मल लड़कियां नहीं पसंद है और तुम्हारे साथ वाइब भी मैच हो गई एंड ऑल। कुछ ना कुछ बोल दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन तुम्हारे मेरे बीच जो डील हुई है उसे याद रखना। और हाँ, हम लोग पति पत्नी होंगे, लेकिन पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं होगा हमारे बीच, बिजनेस होगा। अंडरस्टैंड? डन। पर हाँ, तुमने मुझसे डील करी है, ये याद रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस लड़की से मिलो तो उसको कंफर्म कर लो। डन। डन। सी यू सून देन। श्योर। हिमांशी, यहीं चाय पीना पसंद करोगी या फिर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले? कोई खास जरूरत नहीं है किसी महंगे होटल में जाने की। वहां ना बिल ज्यादा होता है और टेस्ट कम। वो बात है ना, जितनी ऊंची दुकान उतने ही फीके पकवान। हम यहाँ भी चाय पी सकते हैं, अच्छी बनती है यहाँ भी। वैसे तुम्हें यहाँ लाने की वजह कुछ और है। तुम चाहो तो मुझे जज कर सकती हो, लेकिन क्या मैं तुम्हारी सैलरी जान सकता हूँ? मेरी सैलरी 25,000 रुपए है। 25,000? ठीक है हिमांशी, यहाँ मैं तुमसे कोई शादी नहीं करने आया हूँ। यहाँ मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ, बिजनेस डील। कैसी बिजनेस डील? देखो हिमांशी, क्या है कि मैं एक अमीर बाप की बिगड़ी भी औलाद हूँ। मुझे घूमना फिरना, पार्टी करना, लड़कियों के साथ रात रात भर रुकना बहुत ज्यादा पसंद है।
और मुझे अपनी फ्रीडम से इतना प्यार है कि मैं इस फ्रीडम को खोना नहीं चाहता। और कहते हैं ना, जब बाप अमीर हो तो बेटे को थोड़ा सा दबना पड़ता है। वही मेरे साथ हो रहा है। मेरे बाप के पास इतना पैसा है, इतने ऐशो आराम दे रखे उन्होंने मुझे कि मैं उन्हें छोड़ ही नहीं पा रहा हूं। और अब उन्होंने मेरे सामने शर्त रख दी है कि शादी करो और 50% प्रॉपर्टी मुझसे ले लो। तो मैं शादी तो करना चाहता हूं हिमांशी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस की तरह। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब तुम और मैं पति पत्नी तो होंगे, लेकिन मेरे घर वालों के सामने, और वो भी जब तक मेरे पास आधी प्रॉपर्टी नहीं आ जाती। उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, लेकिन तब भी हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। तुम्हें जहां घूमने का मन करे, जहां जाने का मन करे, तुम जा सकती हो। सेम केस में मेरा होगा। अगर तुम चाहो तो ये डील मेरे साथ कर सकती हो। आपकी सोच ऐसी है? इसका मतलब जैसा मैंने आपके बारे में सोचा था, आप तो इसके बिल्कुल विपरीत है। मैंने कभी नहीं सोचा था आपके बारे में कि आप ऐसे निकलेंगे। आपके पिताजी, वो भी तो रईस है, लेकिन उनके विचार, उनकी सोच कितनी अच्छी है। आप कहीं से उनके बेटे नहीं हैं। आपको पता है मैंने आपके बारे में कितना कुछ सोचा था कि आप दिल के कितने अच्छे होंगे, आपके सोच विचार बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आप तो मेरी सोच पे बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे। आपके बारे में मैंने बहुत गलत सोचा था। आपकी सच्चाई तो कुछ और है जो अभी मेरे सामने आई है। आप तो मुझे जज करने लगी हैं। चलिए एक ऑफर रखता हूं आपके सामने। 25,000 रुपए महीने कमाने वाली लड़की को 1 लाख रुपए पर डे का दूंगा मैं, जब तक वो मेरे साथ मेरे घर रहेगी। और आई प्रॉमिस, आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं, अपने बाप की प्रॉपर्टी में। और अगर 2 से 3 महीने भी आप मेरे पास रही तो 90 लाख से 1 करोड़ कमाने तक का मौका मिल सकता है आपको। जो लड़की साल का 2.5 से 3 लाख रुपए कमाएगी, उसे पर डे का 1 लाख रुपए मिलेगा। जानती है कितना फर्क है? आप 4 गुने। आई होप अब आपको मेरे इरादे नेक लग रहे होंगे। मिस्टर सनी, आपको क्या लगता है कि मैं बिकाऊ हूँ? आप मुझे 1 लाख रुपए पर डे का लालच देंगे और मैं आपसे ये बिजनेस डील की तरह शादी करने के लिए राजी हो जाऊंगी? शादी का बंधन मेरे लिए बहुत पवित्र बंधन है, और मेरे माँ बाप ने ना मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि पैसों के लिए आप किसी को भी शादी के लिए हाँ कर दो। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी के लिए बहुत सपने सजाए हैं, और मैं भी अपने माँ बाप के ये अरमान इस तरह मारना नहीं चाहूंगी। मैं जानती हूँ कि आपके लिए पैसा सबसे ज्यादा ऊंचा होगा, लेकिन मेरे लिए रिश्तों से ज्यादा अहमियत नहीं रखता। पैसे से ज्यादा रिश्ते अहमियत रखते हैं मेरे लिए। आपको अगर पैसा चाहिए तो आप अपने पैसे में खुश रहिए, लेकिन मैं आपके साथ शादी करने के लिए राजी नहीं हूँ मिस्टर सनी। आपको अगर इस तरह की शादी करने के लिए एक लड़की चाहिए ना, तो आप अपने तरह की लड़की ढूंढिए, क्योंकि मुझ में और आप में बहुत फर्क है। इंटरेस्ट तो मुझे भी नहीं है, लेकिन तुम जो हो ना बहुत सीधी लड़की हो। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अमाउंट को डबल कर देते हैं। 2 लाख रुपए पर डे की, मतलब 1 करोड़ 20 लाख 2 महीने की। अभी सोचने का मौका है आपके पास। देखिए, भगवान एक मौका सबको देता है अपनी जिंदगी सुधारने का, और वो मौका आपके पास है। ऑल अप टू यू कि क्या करना है आपको। 1 करोड़ 20 लाख से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, अपने लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। दूसरी शादी कर लीजिएगा। तो आपको लगता है कि अब आप रकम डबल करके मुझे खरीद लेंगे? देख लीजिए, अगर आप मुझे 10 करोड़ रुपए तक का भी लालच देंगे ना, तो भी मैं आपके साथ शादी करने के लिए राजी नहीं होंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी आप जैसे घटिया इंसान से हो। मैं भी चाहती थी कि मेरे पति एक अच्छी सोच वाले हों, मेरी तरह सोचने समझने वाले इंसान हो, लेकिन आप तो कभी मेरे पति बन ही नहीं सकते, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आप जैसा इंसान मेरा पति बने, जिसे सबसे ज्यादा लालच हो तो पैसों का। माफ कीजिए मिस्टर सनी, आपका और मेरा मेल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप मेरे पति बनने लायक ही नहीं है। आप अपने बिजनेस डील वाली शादी अपने पास ही रखिए, और मैं आपके पिताजी को जाकर सब कुछ बता दूंगी कि आपकी सोच कैसी है। आपकी शादी आप ही को मुबारक। रुकिए। सॉरी किस लिए? दरअसल ये सब एक नाटक था।
और हिमांशी जी, मैं सच में आपसे शादी करना चाहता हूँ और आपसे ही करना चाहता हूँ। What hell? क्या चल रहा है ये यहाँ पे? अरे तुमने मुझे बोला था ना कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। फिर इस लड़की से तुम शादी कैसे कर सकते हो? अर्जिता, हर चीज डील नहीं होती है, कुछ रिश्ते बिना डील के भी बनाए जाते हैं। अब देखो, मेरी माँ ने तुम दोनों को पसंद किया, ना मैं तुम दोनों को जानता हूं, ना तुम्हारे बारे में कुछ पता है, लेकिन जितना अपने बारे में पता है वो सिर्फ इतना पता है कि मेरे बाप के पास बहुत पैसा है और उस पैसे के लिए कोई भी लड़की मुझसे शादी करने के लिए यूं तैयार हो जाएगी, क्योंकि मेरे साथ साथ सारी प्रॉपर्टी उसकी भी तो होगी ना। देखो, जब मैं तुम दोनों से मिला तो तुम वेस्टर्न ड्रेस में थी और ये सूट सलवार में, लेकिन किसी के कपड़ों से, उसकी हैबिट से उसे जज करना मुश्किल है। एक बार को लगा कि शायद तुम बहुत अच्छी हो, इनके लिए भी ये चीज फील हुई, इसलिए बस थोड़ा सा घुमा फिरा के तुम्हारे सामने बातें रखी ताकि पता लग सके कि कौन सच में मेरा 7 जन्मों तक साथ देगा और कौन 1-2 साल बाद मुझे छोड़ के चला जाएगा। एंड आई एम सॉरी अर्जिता, तुम मेरे परिवार के लायक नहीं हो यार। और मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूं कि तुम गलत हो, देखो सबका अपना अपना सोचने का नजरिया होता है, लेकिन मुझे जिस तरह की लड़की चाहिए वो हिमांशी है। एंड हिमांशी, देखो मैं भी बहुत सिंपल इंसान हूं, मुझे भी ऐसे टपरी पे चाय पीना, सड़कों पे घूमना बहुत पसंद है। मेरे कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। ये कोट भी आज मैंने सिर्फ इसलिए पहन लिया है क्योंकि मम्मी ने कहा था कि लड़कियों से मिलवाना है, अदरवाइज मुझे ज्यादा कोई शौक नहीं है, भले ही मेरे पापा के पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, और ना ही मुझे कोई क्लबिंग करने का शौक है। तुम्हारी और मेरी वाइब एकदम सेम है। एंड उस मजाक के लिए आई एम सॉरी यार, लेकिन प्लीज इस रिश्ते के लिए मना मत करना। कोई बात नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है। अर्जिता, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, तुम जा सकती हो, शुक्रिया। ये सब हो गया हो तो चले एक बार पापा से भी मिलवा देता हूँ। हाँ चलिए, बाकी बातें मेरे घर वालों से मिलके भी करना। आइए। नमस्ते साहब। नमस्ते मैम साहब। आज अपनी बहन को क्यों लेकर आया भाई? वो साहब, मेरी बहन की शादी होने वाली है, बड़े साहब ने बुलाया था मिलने के लिए, बस इसीलिए लेके आया हूँ। अच्छा, हाँ पापा कल रात को ही बता रहे थे कि तेरी बहन की शादी है, लेकिन यार पापा तो बाहर गए हैं, अभी थोड़ी देर में आएंगे। क्या हुआ, कुछ काम था, बता ना मुझे। अच्छा, साहब नहीं है। अच्छा, तू ये सब छोड़, मुझे ये बता कि तेरी बहन की शादी की तैयारी कैसी चल रही है भाई? सब बढ़िया चल रहा है ना? हाँ साहब, सब अच्छा चल रहा है, बस थोड़े से पैसों के इंतजाम में लगे हुए हैं, बस एक रजिस्ट्री कराने जाना है, बस वहीं जाएंगे अभी हम थोड़ी देर में। रजिस्ट्री? किस चीज़ की भाई? खेत बेच रहे हैं ना साहब हम, क्योंकि घाट की नौकरी करते करते इतने पैसे तो हम जोड़ ही नहीं पाए कि हम अपनी बहन की शादी कर सकें, और अब हमारे पापा भी नहीं रहे इस दुनिया में, तो हमारे बहन के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है ना कि हम इसके हाथ पीले कर दें, इसे अपने घर भेज दें, फिर हमारी सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। बस वो खेत पड़ा है हमारा एक, उसे बेच देंगे तो हाथ में कुछ पैसे आ जाएंगे, इसकी शादी बड़ी धूमधाम से हो जाएगी साहब। भाई लेकिन खेत क्यों बेच रहा है भाई? शादी तो कर रहा है बहन की। दरअसल साहब, वो जो लड़के वाले हैं ना, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत अच्छा घर परिवार मिला है, तो हम नहीं चाहते कि ये घर परिवार हमारे हाथ से छूट जाए। हमारी बहन ना वहाँ पर बहुत खुश रहेगी, और लड़कों वाले ने थोड़ी सी मांग की है हमसे, वो कह रहे थे कि उनको एक ब्लॉट चाहिए और कुछ कैश चाहिए, तो हमने भी सोचा अब इकलौती हमारी बहन है, हम इसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं, अब इसके अलावा हमारा है ही कौन दुनिया में, और उस खेत का भी हम करेंगे ही क्या साहब? बस उस खेत को बेचकर थोड़े से पैसे हाथ में आ जाएंगे, हमारी बहन की शादी धूमधाम से हो जाएगी, तो हम सोचेंगे हम तो गंगा नहा लिए, हमारा मन खुश हो जाएगा साहब। बस इसीलिए सोच रहे हैं उस खेत की रजिस्ट्री करवाते हैं, ताकि वो खेत बेचकर थोड़े से पैसे मिल जाएंगे। अरे लेकिन अगर वो दहेज मांग रहे तो तुझे मना करना चाहिए ना भाई, तू जानता है ना दहेज प्रथा कितनी गलत चीज है, और कानूनन भी ये चीज बहुत गलत है भाई, इलीगल है। तू दहेज कैसे दे सकता है अपनी बहन के लिए? साहब, आप बात तो ठीक कह रहे हैं, पर आप तो जानते हैं ना लड़की जात है, अगर उम्र बढ़ जाएगी ना तो अच्छे रिश्ते मिलना मुश्किल हो जाएगा। बस इसीलिए एक अच्छा रिश्ता मिला है तो हमने सोचा क्यों ना लगे हाथ अपनी बहन का ब्याह कर देते हैं, बस इसीलिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है साहब, भाई बात थोड़े पैसों की दिक्कत है, पर हम कर लेंगे कहीं ना कहीं से इंतजाम। वो तो बड़े साहब ने बुलाया था मिलने के लिए, बस इसीलिए इसे लेकर चले आए। ठीक है साहब, तो अब हम चलते हैं। अरे यार तू पता है बेवजह प्रेशर ले रहा है, और कुछ भी नहीं है भाई, सच में कह रहा हूँ तुझे मैं, हो जाएगी आराम से शादी यार, मिल जाएगा अच्छा लड़का। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बिना दहेज की शादी कर लेंगे। मैंने नहीं की क्या? मैंने अपनी बीवी से 1 रुपया नहीं मांगा भाई, और अब देख कितनी सुशील है मेरी बीवी, कितने अच्छे से मेरे घर को रखती है, कितने अच्छे से मेरे घर को संभालती है। देख भाई, ये दहेज प्रथा की चेन ना बड़ी मुश्किल से टूटी है, लेकिन अब तुम ये बार बार ये दहेज देकर
इस चेन को दोबारा से मत जोड़ो यार। देखो बुरा मत मानियो, लेकिन कल को तेरी भी शादी होगी, तेरी भी बेटी होगी, या जिससे इसकी शादी हो रही है उसकी भी बहन होगी। यार कहाँ तक करेगा कोई इंसान? एक बाप कब तक अपनी बेटी को बोझ मानेगा? तू देख भाई, जिस दिन ये दहेज प्रथा पूरी तरह से खत्म होगी ना, उस दिन से हर बाप अपनी बेटी को बोझ नहीं समझेगा, अपना सहारा समझेगा, अपने साथ लेके चलेगा। और ये चेन हमें ही तोड़नी पड़ेगी भाई, समझा? तू एक काम कर, तू मुझे नंबर दे, मैं बात करता हूँ उनसे। अरे नहीं नहीं साहब, आप उनसे बात मत करिए, बड़ी मुश्किल से अच्छा रिश्ता मिला है। हम नहीं चाहते कि आप उनसे फ़ोन पे बात करें, उनको कोई बात बुरी लग जाए और वो इस शादी से मना कर दें। और देखिए साहब, आजकल का तो ज़माना ही ऐसा है, शादी ब्याह में थोड़ा बहुत तो लेन देन चलता ही है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है साहब। हम तो बस ये चाहते हैं कि थोड़े से पैसे लग जाएं, बस हमारी बहन का घर बच जाए, हमारी बहन खुश रहे, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। और साहब रही बात मेम साहब की, तो मेम साहब तो बहुत संस्कारी और सुशील हैं, इसलिए आपने दहेज नहीं लिया होगा। पर साहब हमें थोड़ा बहुत दहेज तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी बहन का ना रिश्ता नहीं हो पाएगा। आप समझने की कोशिश करिए साहब, हम जैसे गरीबों का रिश्ता ना ऐसे नहीं होते हैं, बड़ी मुश्किल से अच्छा परिवार मिलता है। बस हम नहीं चाहते कि रिश्ता हमारे हाथ से जाए। भाई तू बात को समझ ही नहीं रहा है यार। जब तक ऐसे लोगों से डरेगा ना, तब तक वो डराएंगे ही। और मेरी बीवी की बात कर रहा है तू? भाई अरेंज मैरिज है मेरी यार, शादी से पहले पता भी नहीं था कि इसका नेचर क्या है। वो तो शादी के बाद पता चला ना मुझे कि इसका नेचर अच्छा है, मेरे परिवार को संभाल लेगी वो। क्या क्या हो क्या रहा है यार? अच्छा चल ठीक है, तू घबरा मत। देख इस सब के बारे में पापा बात कर लेंगे। तुझे अगर लग रहा है कि तेरी बहन के लिए वो रिश्ता सही है, तो तुझे जो ठीक लगे तू वो कर भाई। लेकिन मैं बस यही कहूंगा कि देख अपनी जमीन मत बेच, वो पुरखों की निशानी है तेरी, मुश्किल वक्त में काम आएगी तेरे। और रही बात तेरी बहन की शादी की, तो पापा और मैं कल रात को ये डिस्कस कर रहे थे, तेरी बहन की शादी में जितना भी खर्चा होगा ना, वो पापा और मैं उठाएंगे, समझा? साहब जब से आपके यहाँ पे काम पे लगा हूँ मैं, तब से आप ही तो कर रहे हैं। आप जो तनख्वाह हमें देते हैं उसी से हमारा घर चलता है, उसी से बहन की जो थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करवाई है हमने। अभी आगे पढ़ाई भी नहीं करना चाहती है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसका घर बसा दे, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं साहब। अब हमारे आगे पीछे तो कोई रहा नहीं, पापा थे, पापा भी हमारे साथ नहीं रहे। जब से पापा गए हैं साहब, हम ना बहुत परेशान रहते हैं, बस यही सोचते हैं कि हमारी बहन का ब्याह कैसे होगा, कोई अच्छा लड़का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन इसका हाथ थामेगा। बस एक अच्छा घर परिवार मिला है, तो हम नहीं चाहते कि ये मौका हमारे हाथ से जाए साहब। और खेत का क्या है साहब, जब हम काम करेंगे तो थोड़ा बहुत पैसे जोड़कर थोड़ी बहुत जगह कहीं ले लेंगे अपना गुजारा करने के लिए। और साहब ये खेत खलिहानों का क्या है, ज़मीन जायदाद जेवर इसी काम तो आते हैं कि हम जैसे गरीब अपनी बहन बेटियों की शादी अच्छी जगह कर पाए। तो साहब हमें इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती है, बस आपने हमसे ये कह दिया कि आप हमारी मदद करेंगे, हमारे लिए तो ये बहुत है साहब। सुरेश, तेरे से पहले तेरे पापा यहाँ काम करते थे और पिछले 2 साल से तू यहाँ पे काम कर रहा है। आज तक तेरे पापा ने या तूने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि साहब मेरा इंक्रीमेंट कर दीजिए, मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, या बोनस इतना कम क्यों दिया है, इतना ज्यादा क्यों दिया है? कभी कोई डिमांड नहीं की तुम लोगों ने यार। हमेशा जो किया हम लोगों ने अपनी तरफ से किया, तुमने कभी कुछ मांगा नहीं यार। और सच कहूं तो पापा का भी यही कहना है कि जब तुम लोगों ने हमारे बारे में इतना सोचा है, तो एक तेरी बहन की शादी तो होनी है, हम इतना तो कर ही सकते ना तेरे लिए। तो देख तेरे से जो बने 11,000, 21,000, 51,000 जो भी तेरे पास जुड़ा हुआ हो, जिसमें तुझे कर्जा ना लेना पड़े, जिसमें तुझे अपनी जमीन ना बेचना पड़े, वो तू अपनी तरफ से दे दियो। बाकी तेरी बहन का जितना भी खर्चा होगा ना, अगर तू दहेज देना चाह रहा है वो हम सब करेंगे, समझा? इवन मम्मी और पापा तो तेरी बहन के लिए शॉपिंग करने गए, उन्होंने मना किया था मुझे बताने के लिए, लेकिन अब तू जिद कर रहा है तो बताना पड़ा। अभी 1 घंटे में आ जाएंगे, देख लियो तेरी बहन के लिए साड़ियाँ, तेरे जिया जी के लिए इतना सारा सामान, कोट, पता नहीं क्या क्या खरीदने गए हैं वो लोग। और देख मुझे ये भी पता है कि एक बहन अपने भाई से जो डिमांड कर सकती है वो सामने वाले से नहीं कर सकती, इसलिए ये कुछ पैसे हैं, ये रख ले। तेरी बहन को जो भी पसंद हो वो सब दिलाना अपनी बहन को, लहंगा गहने जो मन हो। साहब इतने सारे पैसे? नहीं साहब, हम ये पैसे आपसे नहीं ले सकते साहब, हम तो एक मामूली से गार्ड की नौकरी करते हैं। अगर इतना सारा कर्जा हम आपसे ले लेंगे तो चुकाएंगे कैसे? जिंदगी भर ये गार्ड की नौकरी करेंगे तब भी इतना पैसा हम आपको वापस नहीं लौटा पाएंगे साहब। आप इतना बड़ा एहसान मत करिए साहब, हम ये पैसे नहीं ले सकते। हम तुम्हें कर्जा नहीं दे रहे, जो तुमने अपने काम के प्रति ईमानदारी दिखाई है ना, उसका इनाम है, रख लो। लेकिन साहब मैंने कहा ना रख ले, ऑर्डर दे रहा हूं, समझा? और तेरे लिए नहीं कर रहा हूं, अपनी बहन के लिए कर रहा हूं। पकड़ इसको, टेंशन फ्री होके शादी की तैयारियां कर भाई, समझा? ध्यान रख। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। आप जैसे लोग हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, वरना आजकल तो लोग अपनों के बारे में भी नहीं सोचते। और भगवान आप लोगों को हमेशा खुश रखे। किसी ने सही कहा है, भगवान किसी न किसी रूप में आकर मदद जरूर करते हैं। धन्यवाद। कोई बात नहीं, आप बस अपनी शादी की तैयारी कीजिए, बाकी सारी टेंशन हम लोगों की। चलते हैं, चले?
बेटा, मुझे अनदेखा मत करना। अगले 2 घंटे में तुम्हारे घर खुशखबरी आने वाली है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री राम कमेंट करें। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।